पंचायती राज मंत्री ने की समीक्षा बैठक। मंत्री ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में वार्षिक योजना को मिली मंजूरी। पीडब्ल्यूडी मंत्री को नहीं पता कब चालू होगा बजरंग सेतु। सतपाल महाराज बोले मैं नहीं हूं ज्योतिषी। सेतु के बयान को लेकर चर्चा में मंत्री। यूके एसएसएसटी पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी विधायक ने की कांग्रेस पर घोटाले की निंदा। कहा नकल माफियाओं पर कार्रवाई जारी। डीएवी पीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव का हुआ दिलचस्प मुकाबला। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधी टक्कर। आज शाम तक मतगणना परिणाम होंगे घोषित। और नैनीताल में निगम कर्मचारियों की सभा आयोजित। संजय जोशी ने की सभा की अध्यक्षता। कर्मचारियों ने नियंत्रण की उठाई मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचायती राज निदेशालय में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत करीब 190 करोड़ 40 लाख रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी मिल चुकी है। इस धनराशि से पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि जिला पंचायत के प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इसके सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ 40 लाख की वार्षिक योजना की स्वीकृति मिली है और आज हमने पंचायत के लिए जो चुनकर प्रतिनिधि आए हैं उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ जो प्रत्यक्ष चुनाव हैं जिला पंचायत के, उसके लिए भी हमारी कार्रवाई चल रही है और आने वाले भविष्य में उसके सकारात्मक परिणाम दिखने को मिलेंगे। 29 विषयों का हस्तांतरण होना है जिसके लिए लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। आज भी मैंने निर्देश दिए हैं कि उस कार्रवाई को जो है जल्दी किया जाए। इसके साथ साथ बहुत से कॉमन लक्ष्य को लेकर के हमारा जलागम और पंचायती राज काम कर रहा है। तो आज जलागम विभाग की भी बैठक ली गई और उसमें धारा और नौलियों के संरक्षण के लिए जलागम लगातार कार्यक्रम बना रहा है, जिसको हम अपने पंचायती राज से भी शेयर करेंगे और धौरे और नालों को जो है पुनर्जीवित करेंगे, उनको और सुदृढ़ करेंगे और उसका लाभ जनता को और मिले, ऐसी योजना बनाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर इसके लिए हमने जो है प्रधान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। जलागम विभाग धौरों और नौलों के संरक्षण के लिए जीआईएस प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है और प्रदेश की सभी पानी के जो स्रोत हैं और जनपद टिहरी के तपोवन और जनपद पौड़ी के जोंक को आपस में जोड़ने के लिए निर्माणाधीन बजरंग सेतु का निर्माण पीडब्ल्यूडी नरेंद्र नगर कर रहा है। लेकिन पीडब्ल्यूडी के मंत्री सतपाल महाराज को नहीं पता कि आखिरकार बजरंग सेतु का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा और इसे कब तक पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। इस संबंध में सतपाल महाराज का कहना है कि वे कोई ज्योतिषी नहीं है जो कि बजरंग सेतु के निर्माण कार्य के पूरे होने की जानकारी दे सकें। मंत्री सतपाल महाराज अपने इस बेतों के बयान को लेकर चर्चा में है। दरअसल मंत्री सतपाल महाराज निर्माणाधीन बजरंग सेतु का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतपाल महाराज ने बजरंग सेतु का निर्माण जल्द पूरा करने का दावा किया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार बजरंग सेतु के निर्माण में तारीख पर तारीख क्यों मिल रही है, तो उन्होंने बेतुका का जवाब दिया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि वह कोई ज्योतिषी नहीं है जो कि बजरंग सेतु के निर्माण कार्य के पूरे होने की जानकारी दे सके। वो 68 करोड़ 86 लाख 20 हजार है और कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है और बड़ा मजबूती से पुल बना है और उस पे गाड़ियां भी चल सकेंगी और एम्बुलेंसेज भी चल सकेंगी। तो मैं समझता हूं कि युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है और जल्दी तैयार हो जाएगा। कुछ कठिनाइयां हैं पर हम जल्दी ही तैयार कर देंगे। तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है, हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है, पर पूरे युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं लोग काम कर रहे हैं, जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एसआईटी टीम यूके एसएसएससी के कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की और उनके रिकॉर्ड खंगाले। इस दौरान टीम ने उपस्थित अधिकारियों से
उक्त परीक्षा के मानकों और सुरक्षा के दृष्टिगत की गई व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी कर दस्तावेज तलब किया। साथ ही परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी देख रही कंपनी के पदाधिकारियों से पूछताछ की। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपी से जुड़े दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों को जल्द से जल्द एसआईटी टीम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एसपी देहात जया बलूनी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए साइबर कमांडो की मदद ली जाएगी। आरोपी खालिद साबिया और सुमन चौहान के मोबाइल डाटा को खंगाला जा रहा है। साथ ही आरोपी खालिद ने जिस मोबाइल से परीक्षा पेपर की फोटो खींचकर भेजी थी, उसी मोबाइल की तलाश भी की जा रही है। मोबाइल के मिलने के बाद कई जानकारियां मिल सकती हैं। प्रदेश में इन दिनों यूके एसएसएससी की परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामला सुर्खियों में है। इस घटना से राजनीतिक सरगर्मियां वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने पेपर लीक की घटना को लेकर परीक्षा प्रणाली और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और सीबीआई जांच की भी मांग की है। कांग्रेस के बयानों का पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में पटवारी भर्ती, दरोगा भर्ती घोटाले सामने आए थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई। बीजेपी की सरकार आने के बाद इस प्रकार के मामले 2021 में सामने आने पर सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर कार्रवाई करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। बीजेपी सरकार ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल में डाला, लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कोई भी जांच नहीं बैठाई। कि कांग्रेस पार्टी की जो मांग है, अब उनके बारे में क्या कहा जाए। अगर आप इस प्रदेश की हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले इस तरह के मामले पटवारी घोटाले में आए थे, उसके बाद दरोगा भर्ती घोटाले में आए। ये कांग्रेस रिजिम के घोटाले हैं। उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी भी इसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2021 में इस तरह के मामले सामने आए, तो इस उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया, जो कि 10 जनवरी 2023 से यहाँ पर लागू है। तो जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो कांग्रेस ने उस समय जांच नहीं बिठाई कि जब ये होना चाहिए था, लेकिन जब हमारे समय ये बात आई तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और लगभग 100 से अधिक लोगों को जेल जाना पड़ा, जिसमें कि तमाम क्लास 1 अधिकारी भी थे। तो ये पहली बार हुआ और हम लोगों ने पूरे देश के अंदर सबसे सख्त ये जो नकल अध्यादेश हम लोग लाए, जिसके अगर उसका हम एक बार अवलोकन करें तो 10 करोड़ तक का उसमें जुर्माना है और आजीवन कारावास तक की सजा उसमें दी गई है। तो कांग्रेस का इस तरह की मांग करना ये नैतिक तौर पर उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने रिजिम में जो उनके घोटाले हुए थे उसको रोकने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए थे और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरह की घटनाएं न हो। इसलिए कांग्रेस के इस मांग को मैं किसी भी कीमत पे सही नहीं मान सकता। और उत्तराखंड के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज का छात्र संघ चुनाव इस साल दिलचस्प हो गया है। अध्यक्ष पद पर मुकाबला भले त्रिकोणीय हो गया हो, लेकिन इस पद के लिए एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधी टक्कर होगी। यहां 4,756 छात्राएं और 4,285 छात्र अपने वोट का प्रयोग करेंगे। इनके लिए कुल 16 बूथ बनाए गए हैं। इसमें 8 छात्राओं के लिए और 8 छात्रों के लिए रहेंगे। वहीं हल्द्वानी समेत कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव मतदान जारी है। नैनीताल रोड पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बिना आई कार्ड किसी को भी कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कॉलेज परिसर और उसके आसपास की परिधि में, जिसमें नैनीताल रोड भी शामिल है, धारा 163 सख्ती से लागू की गई है। एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में 11 पदों के लिए 58 प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के अभिषेक गोस्वामी, एनएसयूआई के कमल बोरा के बीच सीधा मुकाबला है। एमबीपीजी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया जारी है। डीएसबी परिसर नैनीताल करीब 5,000 छात्र मतदान कर रहे हैं। रामनगर स्थित पीएनजी कॉलेज में भी मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। तो वहीं अल्मोड़ा पुलिस छात्र संघ चुनाव को शांति और निष्पक्षता से संपन्न कराने के लिए पूर्णतः सतर्क एवं मुस्तैद है। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। चुनाव के दौरान देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर सहित अन्य के कॉलेजों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के बाद आज शाम तक सभी परिणाम घोषित किए जाएंगे।
नैनीताल में राज्य निगम कर्मचारियों की सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संजय जोशी ने की। इस दौरान सभी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां कर्मचारियों ने मांग की जो वर्षों से नियमितीकरण की राह देख रहे उन कर्मचारियों को नियमित किया जाए। जन जागरण अभियान के तहत तमाम क्षेत्रों में भी सभा की जा रही है। सभा में कर्मचारी नेता कंचन चंदोला ने दो टूक शब्दों में कहा कि नियमित कारण हर हाल में होना चाहिए। सभा में दिनेश पंत, बीएस रावत, दिनेश गौतम कुमार आदि कर्मचारियों ने एक ही बात पर जोर दिया, नियमितीकरण किया जाए। गढ़वाल से आए हुए दिनेश पंत, श्याम सिंह नेगी ने संयुक्त रूप से सभा का संचालन किया। हरिद्वार के थाना कनखा क्षेत्र की हनुमंतपुरम कॉलोनी में नाले पर हुए अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि नाले पर अवैध निर्माण की वजह से पानी का बहाव रुक रहा है। बरसात में घरों तक पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न होने से लोग अब प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच क्षेत्र के पार्षद यादराम वालिया ने भी नगर निगम और एचआरडीए पर आरोप लगाया है। उन्होंने का कहना है कि नाले पर कब्जे की शिकायत दर्ज कराने के बाद अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और नोटिस भी जारी किया। जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने कहा कि रिकॉर्ड में जिस जगह निर्माण हुआ है वहां नाले का कोई भी उल्लेख नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि यदि बरसात में पानी भराव की समस्या सामने आती है तो मौजूदा नाले को चौड़ा करने पर विचार किया जाएगा। हमने 5 अप्रैल सन 2025 को नगर निगम में लिखित अपने लेटर पैड पे जाके अपना उन्हें अवगत कराया कि नाले पर ऐसे वहां पर अतिक्रमण हो रहा है, आप मामले को जाकर संज्ञान में लीजिए। ये मामला मतलब आप मान सकते हैं कि अप्रैल में इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। वहां पर जब भी हम मौके पर पहुंचे, वहां पर इन्होंने जेसीबी लगाई, नाले को बंद करा। की टीम भी गई थी और हमारी टीम भी गई थी मौके पे, और जो हमारा टीम से रिपोर्ट भी आया है और कल मेरी एसडीएम से भी बात हुई है। तो राजस्व के अभिलेखों को चेक किया गया है, तो उसमें जो सजरे के अनुसार वहाँ पे नाले की जमीन है नहीं, पर वहाँ पे फिर भी जो है पानी के फ्लो के लिए 6 मीटर का जो नाला है उस जगह पे वो वर्तमान में है। तो क्योंकि वो सजरे में भी नाले की जमीन नहीं है तो फिर अतिक्रमण का सवाल जो है अभी तक के जांच में नहीं आया है। उन्होंने बताया कि सजरे के हिसाब से वहाँ पे नाला है नहीं राजस्व के रिकॉर्ड से, हमें राजस्व के रिकॉर्ड में ही देखना पड़ेगा। तो राजस्व के रिकॉर्ड में वहाँ नाला है नहीं, और जैसा आपने बताया कि 6 मीटर का नाला वहाँ पे छोड़ा गया है। अगर वहाँ पे और आवश्यकता होगी कि अगर पानी का जल जमाव अगर उसके कारण और बढ़ सकता है तो उस पर हम लोग देखेंगे। हमने टीम लगी हुई है उसमें कि अगर कहीं और उसको एक्सटेंशन करना होगा तो। बट फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्री जो हमने चेक किया है उस राजस्व के अभिलेखों के अनुसार वहाँ पे नाले की जमीन नहीं है। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। स्वच्छता ही सेवा है 2025 पखवाड़ा। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समृद्धि है। नगर निगम देहरादून की शहरवासियों से अपील, कृपया घर का गीला, सूखा व घरेलू संकटमय कूड़ा पृथक पृथक कर नगर निगम के कूड़ा वाहन में ही दें। सफाई से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800180457 पर कॉल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। भवन निर्माण अपशिष्ट आदि को सड़कों और गलियों में न डालें। निवेदक सौरभ थपलियाल, महापौर नगर निगम देहरादून एवं नमामि बंसल आईएएस मुख्य नगर आयुक्त देहरादून। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई और निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। डीएम ने स्पष्ट किया है कि निर्माण नियत समय में पूर्ण होना चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए एसडीएम सदर और एक्सईएन लोगनिवी
को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो रेलवे अधिकारियों के साथ गार्डर ब्रिज प्लेसमेंट और अन्य कार्यों की क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। डीएम बंसल्ला ने कहा है कि अधूरा प्रोजेक्ट शहरवासियों को असुविधा और जाम का कारण बन रहा है। भंडारीबाग आरओबी सहारनपुर रोड पर वाहनों का दबाव कम करेगा और प्रिंस चौक हरिद्वार रोड के बीच आवागमन सुगम बनाएगा। अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान फायर टीम कपकोट द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज अशोक कोट में चलाया गया, जहां छात्र छात्राओं और स्कूल स्टाफ को अग्नि सुरक्षा और अग्निशमन उपकरणों के संचालन की विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया। समस्त स्कूल स्टाफ और छात्र छात्राओं को प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। फायर यूनिट की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन कर उपस्थित को विद्यालय परिसर में कृत्रिम आग जलाकर CO2 और ABC एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का डेमो दिया गया और अग्नि सुरक्षा की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। घरेलू LPG सिलेंडर की आग को बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही किस प्रकार की आग पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह भी बताया गया। अग्निकांड के समय क्या क्या सावधानियां और बचाव रखनी चाहिए और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आकस्मिक घटनाओं में सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया के महत्व पर जोर दिया गया। साथ ही बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया। इनर्ट गैस होती है या एक विशेष प्रकार की गैस होती है जो सिलेंडर में होती है, उससे जो हम गैस की आग को बुझाएंगे। और तीसरे की आग आती है धातु की आग, गर्मी की आग, धातु जिसको कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम और जिंक और पोटेशियम, ये जितने भी धातु हैं द्रव्य हैं, इनके आग को जो है इनमें भी पानी निकाला जाता है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां अवैध निर्माणों पर MDDA की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। VC तिवारी सचिवा बनिया के निर्देश पर संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर हुई कार्रवाई। अजबपुर कला में अवैध व्यवसायिक निर्माण को किया सील। सहायक अभियंता निशांत कुकरेती के नेतृत्व में अवर अभियंता जयदीप राणा और सुपरवाइजर ने पुलिस की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। किसी भी अवैध निर्माण को नहीं जाएगा बख्शा। VC तिवारी ने कहा, प्राधिकरण के स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही करें निर्माण कार्य। अवैध निर्माण पर MDDA की कार्रवाई लगातार जारी। पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन और आपात सेवा उत्तराखंड और पिथौरागढ़ SP रेखा यादव के निर्देशन में अग्निशमन उपकरणों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते प्रभारी अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में थाना, थल, चौकोड़ी और शिव फ्यूल पथ पर फायर सर्विस टीम ने पुलिसकर्मियों और पेट्रोल पंप कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरण के संबंध में विशेष जानकारी दी। साथ ही लीडिंग फायरमैन महेश कनवाल और फायरमैन तरुण सिंह ने जिला न्यायालय पिथौरागढ़ सभागार में आयोजित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यक्रम में अग्निशमन उपकरणों से संबंधित प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर अग्नि सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपकरणों के प्रयोग का डेमो भी दिया गया। आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अंतर्गत नैनीताल की सुंदर झील को स्वच्छ बनाने के लिए नगर पालिका परिषद के सहयोग से राजकीय पॉलिटेक्निक नैनीताल के 120 छात्रों ने खेल मैदान और झील के किनारे स्वच्छता अभियान चलाया। छात्र छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने जगह जगह बिखरा कूड़ा इकट्ठा किया। इसके उपरांत सभी ने प्लास्टिक और कचरे को एकत्र कर गहन सफाई की। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों से अपील भी की गई कि नैनीताल की सुंदरता को बनाए रखने की सफाई का विशेष ध्यान रखें। मेरा युवा भारत विभाग ने नैनीताल के उप निदेशक डॉल्फी तेवतिया ने कहा कि सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। यही उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर जन भागीदारी जरूरी है। स्वच्छता को केवल एक दिन का औपचारिक कार्यक्रम न बनाकर हमें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। पखवाड़ा जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा गंदगी मुक्त भारत बने और इसी के साथ साथ हमारा जो 2047 का ड्रीम है कि हमारा विकसित भारत बने, उसी के लिए ये एक पहल है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। एसएससी की टीम ये प्रथम यूनिट, सेकंड यूनिट और तृतीय यूनिट और जिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम यहाँ पे स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, युवा
भारत जो हमारे विभाग है, टीम है, उनके साथ और नगर पालिका के यहाँ पे हमारे साथ आए हुए हैं कर्मचारी, उनके साथ हम मिलकर यहाँ पे स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि स्वच्छता होनी चाहिए, गंदगी हटनी चाहिए, उससे स्वास्थ्य भी सही रहता है। जो भारत अभियान है जो हम एनएसएस के द्वारा करे जा रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हर युवा को पता चलना चाहिए कि इस काम करने में बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा इसमें हार्डवर्क है। और अगर सब यंगस्टर्स अगर ये काम करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कूड़ा फैलाना बहुत आसान है, साफ करना बहुत मुश्किल है। हरिद्वार के जियापोता गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक जूस और पल्स फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग ने फैक्ट्री में कई कमियां पाई। विभाग ने फैक्ट्री से सड़ा हुआ पल्प और जूस बरामद किया है, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। वहीं पल्प का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है और ऐसे में विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दलीप जैन ने बताया कि फैक्ट्री में स्टोर किए गए लगभग 760 किलोग्राम एप्पल पल्प और 800 किलोग्राम कीवी पल्प को नष्ट किया गया है। जहां उन्होंने बताया कि फैक्ट्री से 3 नमूने जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया है। इनमें एप्पल पल्प, लीची पल्प और प्रदेश प्रयोग किए जा रहे सिट्रिक एसिड का भी नमूना शामिल है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को देखते हुए फैक्ट्री को नोटिस जारी किया गया है। फैक्ट्री को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी कमियों को दूर करें और भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों से बचें। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में देर रात एक घर से युवती के चीखने की आवाज सुनकर सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने युवती को 2 युवकों के साथ बरामद किया। लोगों ने दावा किया कि पूछताछ में मामला देह व्यापार से जुड़ा हुआ निकला। लोगों ने युवती और युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस घर में से युवती और युवकों को पकड़ा गया है, उस घर को एक युवक ने मकान मालिक से लीज पर लिया है। ऐसे में अक्सर लोगों ने घर के दिन रात लड़के और लड़कियों को आते जाते देखा है और देर रात घर से एक युवती के चीखने की आवाज सुनकर लोग इकट्ठे हुए। लोगों ने घर में कमरे के दरवाजे पर 2 युवकों को युवती के साथ खींचातानी करते हुए देखा। लोगों ने पार्षद के माध्यम से सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया और युवकों के साथ युवती को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद लोगों ने एम्स चौकी जाकर पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने संबंधित घर में देह व्यापार होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। संबंधित घर के बाहर लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिष्ट ने बताया कि ज्ञापन के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की। फिलहाल देह व्यापार होने के संबंध में कोई तथ्य नहीं मिले हैं। पैसे के लेन देन को लेकर युवती और युवकों के बीच झगड़ा हुआ है। 112 कंट्रोल रूम को भी यही सूचना मिली थी। शांति भंग करने के आरोप में दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि युवती को बयान लेने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने चरस तस्करी के मामले में मुख्य सरगना को नींबू चौड़ स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर पौड़ी जेल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में 2 नशा तस्करों को पहले ही पौड़ी जेल भेज चुकी है। कोतवाल रमेश तनवार ने बताया कि रात 11 जुलाई को कोतवाली पुलिस टीम ने बिजनौर निवासी हरीश के कब्जे से 530 ग्राम चरस और नजीबाबाद रोड कोटद्वार निवासी संजू के कुमार के कब्जे से 2.5 किलोग्राम चरस बरामद किया गया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने यह चरस नींबू चौड़ निवासी करण सिंह से खरीदी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को न्याय की अभिरक्षा में पौड़ी जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले के करण सिंह को मामले में वांछित करते हुए उक्त प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 की बढ़ोतरी की। पुलिस टीम ने मामले के मुख्य आरोपी करण सिंह उर्फ सोनी को नींबू चौड़ स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। जनपद में नशा खरीद फरोख्त में संलिप्त अपराधियों और उनके सोर्स पर पौड़ी पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पौड़ी पुलिस द्वारा लगातार ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। राजधानी देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में देर शाम 2 पक्षों के झगड़े में एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। युवक के घर पहुंचकर आरोपियों ने बाहर बुलाकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया। परिजन घायल युवक को तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हत्यारों को गिरफ्तार करने और उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। मृतक के भाई ने बताया कि मेरे भाई को आरोपियों ने फोन करके उसे बाहर बुलाया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। मृतक के भाई ने कहा कि मैंने बचाने की कोशिश की, पर ज्यादा गहरे घाव लगे होने से उसका भाई बेहोश हो गया था।
नाला पानी चौकी प्रभारी ने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर ये हत्या हुई है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और मुकदमा पंजीकृत कर आगे की जांच जारी है। अम्बेडकर कॉलोनी में टी पॉइंट में कुछ दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। इसमें से एक की मौत हो गई है, जो लड़का शुभम है अम्बेडकर कॉलोनी का रहने वाला, उसकी मौत हो गई है। ये मैटर था। तो क्या इनका आपसी कुछ रंजिश? अभी जांच चल रही है, लेकिन ये बताना है आसपास के लोगों का कि इनका पहले से कुछ था लड़ाई झगड़ा ना। हाँ जी, गिरफ्तारी हो गई, जांच चल रही है। और आगे बढ़ेंगे। लैंसडौन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज में पहाड़ी से गिरकर एक 4 वर्षीय हथनी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने हथनी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद उसे दफनाया गया। कोटद्वार रेंज के रेंज अधिकारी विपिन जोशी ने बताया कि हथनी झुंड के साथ पहाड़ी से नीचे गिर गया। उन्होंने बताया कि वन विभाग इस घटना की गहन जांच कर रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मामले में भू क्षरण, पेट्रोलिंग कमी है या फिर मनुष्य वन्य जीव संघर्ष की भूमिका तो नहीं। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार रंजन ने बताया कि शव लगभग 1 दिन पुराना था और प्रारंभिक जांच में हथनी की मौत का कारण पहाड़ी से गिरना पाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।